हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री का नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, राइट, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्या दिया उन्होंने, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हरभजन एंड को फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल या 1 अप्रैल 2019 या फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। 1 अप्रैल को उनका ईयर स्टार्ट हो रहा है या मंथ स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगेन फिर से मैं क्या करूंगा, पहले तो फॉर्मेट बनाऊंगा। तो मेरा फॉर्मेट इस प्रकार बनेगा, ऊपर में लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ हरभजन एंड को, नेक्स्ट लाइन पर जर्नल, एंड डेट कॉलम में मैं लिख के रखूंगा अप्रैल 2019 बिकॉज आई एम डूइंग दिस ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्रीज फॉर अप्रैल 2019, राइट। फिर से शुरुआत करते कि उन्होंने दिया क्या, तो उन्होंने आज भी आपको इस क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए हैं 1 अप्रैल के। अगेन 1 अप्रैल इज द स्टार्ट ऑफ आवर ईयर, नया साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च, राइट। तो जब भी 1 अप्रैल को आपको ट्रांजैक्शन दी जाएगी तो वो क्या करेंगे, पिछले साल के बचे हुए बैलेंसेस को आगे लेके आएंगे। तो हमें पहले उनके साथ शुरुआत करनी है। तो उन्होंने कहा है कि बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, लैपटॉप, डेटर्स में संगीता एंड वीरू, राइट। तो ये सारे आपके डेबिट बैलेंसेस है। ये कौन से है, सारे डेबिट बैलेंसेस है। एंड उसी दिन उन्होंने आपको नीचे और बैलेंसेस दिए हैं कि क्रेडिटर्स में गणेश, गरिमा एंड आपका बैंक लोन था, राइट। तो डेबिट में आपके पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, लैपटॉप, संगीता एंड वीरू था। 6 आइटम्स डेबिट में थे। एंड क्रेडिट में 3 आइटम्स थे, गणेश, गरिमा एंड बैंक लोन, राइट। तो ये आपका पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस है जो आप 1 अप्रैल को आगे लेके आ रहे हो। पिछले साल के जो अमाउंट्स है या पिछले साल जो बचा हुआ आइटम्स है उन्हें आप आगे लेके आ रहे हो। सिंपल इसका मतलब है कि पिछले साल मेरे पास 35,000 रुपीज कैश बची थी जो पिछले साल से मैं इस साल आगे लेके आ रहा हूँ। बैंक में 25,000 थे, फर्नीचर 1.5 लाख का था, लैपटॉप 1 लाख का था, डेटर्स यानी कि संगीता से मुझे 40,000 आने हैं पिछले साल के, वीरू से 30,000 रुपए मुझे आने हैं पिछले साल के। तो ये मेरे पिछले साल के डेबिट बैलेंसेस है। उसी प्रकार पिछले साल मेरे पास क्रेडिट बैलेंस में गणेश था, गणेश को मुझे 10,000 देने हैं, गरिमा को 40,000 देने हैं एंड बैंक लोन को 50,000 देने हैं, देना है। सो देना है मतलब ये सारी मेरी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज ऑलवेज कैरीज क्रेडिट बैलेंस, राइट। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको मुझे पैसा देना बाकी है। तो मेरे डेबिट में 6 आइटम है एंड क्रेडिट में 3 आइटम है। तो इनका सिंपल में क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस का जर्नल एंट्री देना है, राइट। मैंने कल भी आपको ये एंट्री समझाया था और मैंने क्या कहा था कि जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा तो आपको इनडायरेक्टली कैपिटल निकालना पड़ेगा। ये वो नहीं बताएंगे कि कैपिटल मिसिंग है, या आपको याद रखना है इफ देयर इज ओपनिंग बैलेंस मींस वी नीड टू कैलकुलेट द कैपिटल, राइट। कैसे, तो पहले मैं क्या करता हूं, डेबिट के आइटम्स एक एक करके पहले डेबिट में लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं 1 तारीख कैश अकाउंट डेबिट 35,000, कैश इन हैंड को मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट 35,000, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,50,000, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1 लाख। ये मेरे 6 डेबिट हो गए, कैश, बैंक, फर्नीचर, 4 डेबिट हो गए। उसके साथ साथ संगीता अकाउंट डेबिट 40,000, वीरू अकाउंट डेबिट 30,000। तो ये मेरे आप 6 डेबिट हो गए, यस और नो। अब मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल क्रेडिट में कौन कौन थे, तो 3 आइटम्स क्रेडिट में थे। तो मैं लिख रहा हूं टू गणेश अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 10,000, टू गरिमा अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 40,000 एंड टू बैंक लोन क्रेडिट कॉलम में 50,000। तो 6 आइटम मैंने डेबिट में लिखे ओपनिंग बैलेंसेस के एंड 3 आइटम मैंने क्रेडिट में लिखे ओपनिंग बैलेंसेस के, राइट। अगेन प्रिंसिपल क्या कहता है जर्नल एंट्री का, डेबिट हैज टू बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट की टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होनी चाहिए, बट यहां पर तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो जो डिफरेंस आएगा डेबिट एंड क्रेडिट का, दैट विल बी नथिंग बट आर कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो मैं कैपिटल कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो डेबिट के जो 6 आइटम्स है उनको ऐड अप करो। उनको अगर आप ऐड अप करोगे तो उसकी टोटल आ रही है 3,80,000, राइट। तो डेबिट के आइटम्स की टोटल इज 3,80,000 एंड क्रेडिट में जो 3 आइटम्स है उनको मैं ऐड करूंगा 10 + 40 + 50, तो उनकी टोटल आ रही है 1 लाख। सो डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। क्यों नहीं है, बिकॉज कैपिटल इज मिसिंग। ये उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बताया, ये मैंने आपको कहा है कि जब भी ओपनिंग बैलेंस होगा तो हमेशा आपको कैपिटल कंपलसरी ढूंढना है, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट दी कैपिटल। तो कैपिटल कैसे मिलेगा, तो बड़ी अमाउंट है 3,80,000 यानी कि डेबिट की टोटल है 3,80,000 एंड क्रेडिट की टोटल इज 1 लाख। तो 3,80,000 माइनस 1 लाख, माई डिफरेंस इज नथिंग बट 2,80,000। सो 2,80,000 इज द मिसिंग अमाउंट। जो किसकी है मिसिंग अमाउंट, कैपिटल की। तो मैं क्रेडिट में चौथी एंट्री लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 2,80,000। तो उतना लिखने से अब मेरा डेबिट एंड क्रेडिट ऑटोमेटिकली क्या बन गया, इक्वल बन गया। नरेशन में क्या लिखूंगा, बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। नरेशन में क्या
क्या लिखूंगा, बिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले साल से मैं बैलेंसेस को आगे लेके आया। इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो चलते हैं ऑन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, राइट। ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गया, उसके बाद 1 तारीख को उन्होंने और एक ट्रांजैक्शन दिया आपको, तो वो कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ ₹2,50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 18% GST, right, and paid 1/4 amount in cash, right। तो बहुत सारी उन्होंने चीज़ें दी है यहाँ पर कि आपने गुड्स खरीदा, अजय कुमार से 2.5 लाख से गुड्स खरीदे, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, उस पर 18% GST भी है, एंड आपने 1/4 अमाउंट कैश से भी पे की, राइट। तो यहाँ पर हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी बहुत सारे हैं एंड एलिमेंट्स भी बहुत सारे। तो पहले मैं एलिमेंट को सेग्रीगेट करता हूँ, राइट, कीप इट सिंपल। पहले एलिमेंट सेग्रीगेट करो, फिर अमाउंट्स को कैलकुलेट करो, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन से जर्नल एंट्री दे दो, राइट। तो एलिमेंट सेग्रीगेट करते वक्त पहला मैं गुड्स परचेस कर रहा हूँ, तो परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, राइट। अब मैं गुड्स परचेस करके पैसा दे रहा हूँ क्या? यस दे रहा हूँ, बट मैं 1/4 अमाउंट दे रहा हूँ, तो कैश इज माय दूसरा एलिमेंट, क्योंकि मैं 1/4 अमाउंट दे रहा हूँ। 1/4 अमाउंट दे रहा हूँ मतलब बची हुई 3/4 अमाउंट में नहीं दे रहा हूँ, मतलब उधारी भी क्रिएट हो रही है, तो अजय कुमार के साथ उधारी भी है। तो मेरा पहला एलिमेंट बन गया परचेस अकाउंट, दूसरा एलिमेंट बन गया कैश अकाउंट, तीसरा एलिमेंट बन गया अजय कुमार अकाउंट। ये 3 एलिमेंट क्लियर है, राइट। अब इनका डेबिट क्रेडिट अगर मैं सेग्रीगेट करूंगा, तो मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, यानी कि गुड्स आ रहे हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट है, उसके ऑपोजिट में कैश दे रहा हूं तो कैश क्रेडिट है, एंड परचेस के ऑपोजिट में अजय कुमार को पैसा नहीं दे रहा हूं, उधारी है, तो अजय कुमार भी क्रेडिट होगा, यस और नो। तो परचेस डेबिट, कैश क्रेडिट, अजय कुमार क्रेडिट, राइट। तो ये 3 एलिमेंट मैंने सेग्रीगेट किए। अब जीएसटी भी है, तो मैं पहले जीएसटी कैलकुलेट करता हूं, लेकिन जीएसटी से पहले आई हैव टू कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट बचेगी उस पर जीएसटी लगेगी, राइट। तो डायरेक्टली डोंट कैलकुलेट जीएसटी, पहले डिस्काउंट काट लो। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो हमेशा जब भी हम माल बेचेंगे या खरीदेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले कटेगा। इज इट क्लियर? एंड कैश डिस्काउंट अगर होगा तो वो अमाउंट जितना आ रहा है या जा रहा है उस पर ही कटेगा। यहाँ पर कैश डिस्काउंट तो नहीं है, बट ट्रेड डिस्काउंट है। तो मेरा पहला कैलकुलेशन होगा गुड्स परचेज 2,50,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 25,000, तो 2,50,000 माइनस 25,000 ट्रेड डिस्काउंट, नीचे मेरी अमाउंट बची 2,25,000। मतलब मैंने अजय कुमार से 2,25,000 रुपए में गुड्स खरीदा। 2.5 लाख के थे, बट वो 10% कम में लेके जाओ, मतलब मैंने 2,25,000 में इन गुड्स को खरीदा। इज इट क्लियर? अब इस 2,25,000 पे आई कैलकुलेट जीएसटी एट 18%, तो 2,25,000 का 18% बनता है 40,500। उसमें से आधा सीजीएसटी, आधा एसजीएसटी, तो 40,500 का आधा बिकेम 20,250 सीजीएसटी, 20,250 एसजीएसटी, राइट। तो ये हमारा एज यूजुअल जीएसटी का कैलकुलेशन, राइट। तो मुझे 2,25,000 में गुड्स मिले, जिस पर मुझे 40,500 जीएसटी, जिसमें 20,250 सीजीएसटी पे करना है एंड 20,250 एसजीएसटी पे करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, टोटल अमाउंट ड्यू टू अजय, कि मुझे अजय को टोटल कितना पैसा देना है या मुझे गुड्स फाइनली कितने में पड़े उसका हिसाब कर रहा हूं। तो जो टोटल अमाउंट है गुड्स के 2,25,000 प्लस सीजीएसटी के 20,250 प्लस एसजीएसटी के 20,250, तो मुझे टोटल अमाउंट या मुझे टोटल गुड्स के लिए 2,65,500 देने। कितना देना है मुझे? 2,65,500 देने। अब माय क्वेश्चन इज कि क्या ये पूरा अमाउंट मैंने पे किया? नहीं, इसमें से मैंने केवल 1/4 अमाउंट पे की। सो 265,500 का 1/4 बिकेम 66,375, 66,375, मतलब आउट ऑफ 2,65,500 आई एम पेइंग ओनली 66,375, यस और नो। तो इतना मैंने कैश पे किया, राइट। अब इतना कैश पे किया तो बाकी का अमाउंट मैंने पे नहीं किया है, मतलब वो अजय कुमार के नाम पे उधारी है। तो अजय कुमार के नाम पर उधारी क्रिएट होगी। मुझे टोटल देने थे 2,65,500, मैं कैश कितना पे कर रहा हूं? 66,375। तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास? तो मेरे पास बैलेंस बचा 1,99,125, राइट। तो अजय कुमार के नाम पर उधारी क्रिएट हुई 1,99,125, मेरे जेब से कैश गई 66,375 एंड मेरे पास सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी है, राइट। 3 एलिमेंट मैंने सेग्रीगेट किए, बट मेरी सीजीएसटी एसजीएसटी भी जर्नल एंट्री में आनी चाहिए। तो सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? द आंसर इज मैं सीजीएसटी या एसजीएसटी किस पर चार्ज कर रहा हूं? परचेसेस पे चार्ज कर रहा हूं, परचेसेस डेबिट, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी क्या होगा? डेबिट होगा। ये क्लियर है? तो सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट, राइट, परचेसेस डेबिट, कैश क्रेडिट, अजय कुमार क्रेडिट। तो 3 डेबिट 2 क्रेडिट है, राइट। उनकी अमाउंट एसजीएसटी सीजीएसटी की अमाउंट क्लियर है, कैश पेड की अमाउंट क्लियर है, अजय के नाम पर कितना उधार है उसकी अमाउंट क्लियर है, यस और नो। और हमने गुड्स कितने में परचेस किए हैं? तो हमने गुड्स 2,25,000 प्लस जीएसटी में परचेस किए, उसकी भी अमाउंट क्लियर है। तो एक एक करके हम जर्नल एंट्री देते हैं, राइट। एक जर्नल एंट्री देते हैं मतलब एक एक करके हम सेग्रीगेट करके जर्नल एंट्री देते हैं। तो फिर से 1 तारीख की मेरी जर्नल एंट्री बनेगी। परचेसेस अकाउंट डेबिट 2,25,000, ट्रेड डिस्काउंट काट के मैंने 2,25,000 में गुड्स खरीदे, राइट। उसके साथ साथ सीजीएसटी अकाउंट डेबिट
कितना CGST चार्ज कर रहे हैं हम, 20,250, राइट। उसमें इनपुट कह रहा हूँ, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 20,250, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 20,250, ये मेरे 3 डेबिट हो गए। इसके बदले में मैंने कैश दी टू कैश, बट मैंने पूरी कैश नहीं दी, मैंने कैश केवल 66,375 दी। एंड बचा हुआ टू अजय कुमार अकाउंट के नाम पर उधारी है, तो टू अजय कुमार अकाउंट 1,99,125, राइट। अगर आप टोटल करोगे तो डेबिट की टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट की टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नीचे मैं नरेशन लिखूंगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय कुमार, राइट, एट 10% TD एंड 18% GST एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश, राइट। तो ये क्लियर है पहला तारीख या पहला जर्नल एंट्री। चलते हैं 5 तारीख की जर्नल एंट्री। परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कंपनी फॉर ₹50,000 एंड पेड 500 एज ब्रोकरेज बाय डीमैट अकाउंट। तो वो कह रहे हैं आपने 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे इन्फोसिस कंपनी के एंड 500 रुपया ब्रोकरेज पे किया। तो इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो शेयर्स इज माई इन्वेस्टमेंट, तो मैं उसका पहला एलिमेंट कहूँगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। तो माई फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट की, राइट। अब जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, अगेन डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है कि ये शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में जमा हुए हैं, मतलब आई हैव टू पे बाय बैंक, राइट। शेयर्स आप कभी भी कैश देके खरीद नहीं सकते हैं। शेयर्स अगर डीमैट अकाउंट में आ रहे हैं, इसका मतलब डीमैट अकाउंट में शेयर जमा हुए हैं, उसके बदले में आपको पैसे देने हैं फ्रॉम योर बैंक। तो माई सेकंड एलिमेंट बिकेम बैंक अकाउंट। अगेन ब्रोकरेज को हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ब्रोकरेज इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन शेयर्स पर मुझे एक ही बार ब्रोकरेज देना है, ये और नो। शेयर मैंने आज खरीदे तो इस पर आज ही ब्रोकरेज देना है, मुझे फिर से अगले महीने या उसके अगले महीने ब्रोकरेज पे नहीं करना है। इन शेयर्स पर आई हैव टू पे ओनली वन टाइम ब्रोकरेज। तो जब भी आप कोई एसेट एक्वायर करते हो और उस पर एक टाइम खर्चा करते हो तो उसी के कॉस्ट में हम ऐड करेंगे। मतलब जब मैं अमाउंट लिखूंगा तो मैं 50,000 प्लस 500 यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल बी 50,500। तो मेरे 2 एलिमेंट बने, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, राइट। इन्वेस्टमेंट्स में खरीद रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट इज माई डेबिट, इन्वेस्टमेंट शेयर्स आ रहे हैं तो डेबिट, एंड उसके बदले में बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक इज क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट इज डेबिट, बैंक इज क्रेडिट, एंड उनकी अमाउंट हमने फिक्स की एट 50,500। 50,000 के शेयर है प्लस ब्रोकरेज 500, तो टोटल अमाउंट बनी 50,500। तो मेरी 5 तारीख की जर्नल एंट्री बन जाएगी, क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट 50,500 टू बैंक अकाउंट 50,500। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कंपनी एंड पेड फॉर ब्रोकरेज बाय डीमैट अकाउंट, राइट। तो जो क्वेश्चन है वही मैंने एज ए नरेशन कॉपी किया, उसमें से सिर्फ मैंने अमाउंट्स को इग्नोर किया। इज इट क्लियर? तो ये मेरा 5 तारीख का ट्रांजैक्शन भी काफी सिंपल था। चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन 8 तारीख। तो 8 तारीख की ट्रांजैक्शन में आपको दे रहा हूं फॉर होमवर्क। ये हमने अभी भी डिस्कस किया था, या पिछले 2-3 सम्स में भी इसी प्रकार की ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस की थी। तो ट्राई ऑन यूर ओन। तो 8 तारीख की ट्रांजैक्शन आपको खुद से बननी चाहिए। सो आई एम गिविंग इट यू एज होमवर्क। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, राइट। अगर डाउट होगा तो इस तरह की ट्रांजैक्शन हमने पहले भी सॉल्व की है, उसका वीडियो निकाल के चेक करो, राइट। अब इस प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन अब आपको आनी चाहिए, राइट। सो मैं इस पर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग इट एज योर टुडेज होमवर्क, राइट। आगे बढ़ते हैं 8 तारीख के बाद 12 तारीख, राइट। इसमें कुछ नया है वो पढ़ते हैं। तो वो कह रहे पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोप्राइटर ₹9,000 एंड ऑफिस रेंट ₹5,000। तो वो कह रहे कि आपने पे किया, क्या क्या पे किया, आपने हाउस रेंट पे किया, किसका, प्रोप्राइटर के घर का रेंट पे किया, एंड आपने ऑफिस का रेंट पे किया। तो पे किया मतलब क्या पे किया, जेब से पैसे निकाले, राइट, एंड रेंट के लिए दिया। एक घर का रेंट दिया और एक दूसरा ऑफिस का या दुकान का रेंट दिया। तो आई एम पेइंग कैश, तो कैश अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो। अब मैं कैश किस लिए पे कर रहा हूं, तो मैं पहला हाउस रेंट पे कर रहा हूं, तो दूसरा एलिमेंट बन गया हाउस रेंट। बट प्रॉब्लम यह है कि हाउस रेंट बिजनेस का खर्चा नहीं है, हाउस पर्सनल है, प्रोप्राइटर का घर है, ओनर का घर है। तो जो ओनर का घर है, अगर उस ओनर के घर का रेंट आप बिजनेस से पे कर रहे हो तो इसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। बिजनेस से अगर आप कोई भी पर्सनल खर्चा करोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। आपने आपके बेटे की कॉलेज की फीस पे की, बिकेम ड्राइंग, यस और नो। आपने बिजनेस से गुड्स निकाले, घर लेके गए, बिकेम ड्राइंग। वैसे ही आपने बिजनेस से खुद के घर का रेंट पे किया, बिकेम ड्राइंग। या लास्ट एग्जांपल मैंने देखा था कि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। लाइफ इंश्योरेंस, अगेन लाइफ इंश्योरेंस इज पर्सनल खर्चा, बिजनेस की लाइफ नहीं होती है, प्रोप्राइटर की लाइफ होती है, बिजनेसमैन की लाइफ होती है। तो बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा लाइफ इंश्योरेंस। वैसे यहां पर मैं हाउस रेंट पे कर रहा हूं, घर का किराया पे कर रहा हूं, मतलब ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसे मैं ड्राइंग्स अकाउंट कहूंगा। इज इट क्लियर? तो मेरा पहला एलिमेंट इज कैश, मैं कैश दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? पहला मैं हाउस रेंट के लिए दे रहा हूं, बट हाउस रेंट को मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, ड्राइंग्स अकाउंट, राइट। एंड तीसरा, यहां पर तीसरा एलिमेंट भी बनेगा कि मैंने ऑफिस का रेंट भी पे किया, तो तीसरा एलिमेंट बन गया ऑफिस रेंट अकाउंट, राइट। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो कैश जा रही है तो कैश इज क्रेडिट,
राइट। कैश क्रेडिट है, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट, तो ड्राइंग्स डेबिट बनेगा। कैश क्रेडिट तो इसके लिए ऑपोजिट ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स डेबिट। एंड और किस लिए कैश पे किया, ऑफिस रेंट के लिए, तो ऑफिस रेंट भी डेबिट बनेगा। तो ऑफिस रेंट भी डेबिट, ड्राइंग्स भी डेबिट एंड कैश जारी है, इसलिए कैश क्रेडिट, राइट। तो 2 डेबिट 1 क्रेडिट। तो मेरी 12 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 9000, हाउस रेंट को मैं ड्राइंग्स कह रहा हूं, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश 9 + 5 मैंने 14000 पे किए। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग पेड फॉर हाउस रेंट एंड ऑफिस रेंट, मैंने हाउस रेंट एंड ऑफिस रेंट पे किया, बट अकाउंटिंग में लिखते वक्त मैं हाउस रेंट ही लिख सकता हूं, आई हैव टू राइट इट एज ड्राइंग्स। इज इट क्लियर? तो यहां पर 12 तारीख की भी जर्नल एंट्री होगी, उसके बाद है 15 तारीख की जर्नल एंट्री, राइट। 15 तारीख की एंट्री सिंपल है, मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि 15 एंड 20 तारीख का ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, राइट। तो 15 तारीख का जर्नल एंट्री सिंपल है, उसे मैं फटाफट करता हूं। परचेस्ड अ लैपटॉप ऑफ 60,000 एट 18% GST एंड पेड अमाउंट बाय चेक। मैंने लैपटॉप खरीदा और उसके बदले में चेक से पैसा दिया, साथ ही साथ GST भी है, राइट। तो पहले मैं एलिमेंट एग्रीगेट कर रहा हूं, लैपटॉप खरीद रहा हूं तो लैपटॉप अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, चेक से पैसा दे रहा हूं तो बैंक अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट, लैपटॉप आ रहा है, लैपटॉप डेबिट है तो बैंक क्रेडिट। ये सिंपल है, 2 एलिमेंट और डेबिट क्रेडिट। अब मैं साथ ही साथ GST कैलकुलेट कर रहा हूं, 60,000 पर 18% इस 10,800 मेरा GST है, बट उसमें से आधा CGST आधा SGST यानी कि 5,400 CGST है, 5,400 SGST है। यहां तक क्लियर है? अब ये CGST SGST डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो ये GST किस पर चार्ज हो रही है, लैपटॉप पर चार्ज हो रही है, तो लैपटॉप डेबिट है, तो CGST SGST भी डेबिट है एंड इनको हम इनपुट CGST इनपुट SGST कहेंगे। लैपटॉप में खरीद रहा हूं, लैपटॉप इज माय इनवर्ट्स इन द बिजनेस, या लैपटॉप इज इनपुट ऑफ माय बिजनेस, तो GST को भी मैं इनपुट CGST इनपुट SGST कहूंगा। ये क्लियर है, राइट। तो ये डेबिट है GST भी, तो लैपटॉप डेबिट है, इनपुट CGST डेबिट है, इनपुट SGST डेबिट है एंड बैंक क्रेडिट है। तो मेरी 15 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 60,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 5,400, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 5,400 टू बैंक, इन तीनों के टोटल में पे करूंगा दैट इज 70,800, राइट। तो टू बैंक अकाउंट जो डेबिट के 3 आइटम्स है उनके टोटल उतना मैं बैंक से चेक दूंगा, लैपटॉप प्लस GST का पैसा मैं चेक से पे करूंगा। नरेशन बीइंग लैपटॉप परचेस्ड एट 18% GST एंड पेड बाय चेक। तो ये सिंपल था, राइट। तो ये मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि 20 तारीख को वो कह रहे हैं पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन अबव लैपटॉप ₹1,000 एट 18% GST। तो 20 तारीख के ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं कि जो आपने 15 तारीख को लैपटॉप खरीदा उसका ट्रांसपोर्टेशन आपको लगा, राइट। आपने वो किसी ट्रांसपोर्टर से मंगाया था, तो ट्रांसपोर्टर ने 1,000 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाया, बट किस पर लगाया, लैपटॉप पे लगाया। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस को मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं कहूंगा, इसे मैं लैपटॉप के खर्चे में ऐड करूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने एसेट एक्वायर किए, लैपटॉप इज माय एसेट, तो उस एसेट को एक्वायर करने के लिए अगर मैं ट्रांसपोर्ट पे करूंगा दैट बिकेम माय कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मैं 1,000 लैपटॉप के ही अकाउंट में ऐड करूंगा, तो मैं ट्रांसपोर्ट का अलग से हिसाब नहीं करूंगा। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस को मैं कहूंगा लैपटॉप अकाउंट। 1,000 रुपए मैंने लैपटॉप के लिए पे किए, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट इज लैपटॉप अकाउंट एंड आई पेड, तो मैंने क्या पे किया, तो मैंने कैश पे किया, तो कैश इज माय सेकंड एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो लैपटॉप बन गया फर्स्ट एलिमेंट, कैश बन गया सेकंड एलिमेंट। अब कैश आ रही है जा रही है, कैश जा रही है, तो कैश को मैं क्रेडिट कहूंगा। अगर कैश क्रेडिट है तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, डेबिट बनेगा, राइट। कि मैंने 1,000 रुपया ट्रांसपोर्ट के लिए दिया, बट ये ट्रांसपोर्ट के जगह आई हैव टू यूज द वर्ड लैपटॉप, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लैपटॉप का है, इसलिए लैपटॉप अकाउंट में मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा, राइट। मैं 15 तारीख को जाके चेंज नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं 20 तारीख को लैपटॉप में और 1,000 रुपए की एंट्री करूंगा, तो लैपटॉप 1,000 डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा, राइट। अगेन इस पर GST चार्ज हो रही है, तो फटाफट GST कैलकुलेट करते हैं। 1,000 पर 18% GST इज 180, जिसमें से आधी CGST आधी SGST यानी कि 90 रुपीज SGST एंड 90 रुपीज CGST, राइट। तो CGST SGST 90 रुपीज आ गया, राइट। अब ये किस पर चार्ज हो रही है, लैपटॉप के ट्रांसपोर्ट पे चार्ज हो रही है, तो लैपटॉप डेबिट है तो CGST SGST भी डेबिट होगा, राइट। इनको मैं इनपुट कहूंगा या आउटपुट कहूंगा, तो लैपटॉप में खरीद रहा हूं उसके ऊपर GST चार्ज हो रही है, या लैपटॉप है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर GST है, तो GST इज नथिंग बट ऑन द लैपटॉप, तो लैपटॉप में खरीद रहा हूं, तो ये मेरे लिए बन गया इनपुट CGST इनपुट SGST, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर लैपटॉप डेबिट है, इनपुट CGST डेबिट है, इनपुट SGST डेबिट है एंड मैं कैश पे कर रहा हूं तो कैश क्रेडिट है। तो मेरी 20 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट, कितने का ट्रांसपोर्ट पे किया मैंने, 1,000 रुपया, राइट।
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, टूस तीनों मिला के मैंने कैश पे किया, तो मैं कैश कितना पे करूंगा 1180। नीचे मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैपटॉप एट 18% GST, बीइंग पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैपटॉप एट 18% GST। नरेशन में लिखो कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैपटॉप पे किया और GST उसके साथ मैंने पे किया। इज इट क्लियर? तो 20 तारीख का एंट्री समझ में आया, तो 15 एंड 20, 15 तारीख को मैंने लैपटॉप खरीदा, 20 तारीख को उसी लैपटॉप पर मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे किया, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन की अलग एंट्री नहीं की, ट्रांसपोर्टेशन को मैंने एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया एंड लैपटॉप के खर्चे में ऐड किया, राइट। आगे 25 एंड 26 तारीख इज योर होमवर्क, 25 एंड 26 सिंपल है, कमीशन पे किया एंड टेलीफोन चार्जेस पे किया, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। 28 तारीख की ट्रांजैक्शन हम करते हैं। 28 तारीख को वो कह रहे हैं ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक ऑफ प्रोप्राइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक से समझो इससे, वो कह रहे हैं आपने जो प्राइवेट बैंक अकाउंट है प्रोप्राइटर का, या प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन ने अपने प्राइवेट अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए ट्रांसफर किए। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि यहां पर बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है? तो फिर से सोचो, फिर से समझो, बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल प्राइवेट अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में पैसे जमा किए, मतलब बिजनेस अकाउंट में पैसा आ रहा है, बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो बिजनेसमैन अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है। तो जब बिजनेसमैन अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में लेके आता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल, यस और नो। जैसे कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस से पैसा निकालता है एंड घर लेके जाता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। उसी प्रकार अगर आप पर्सनल पैसा आप बिजनेस में लेके आ रहे हो, नथिंग बट यू आर इन्वेस्टिंग कैपिटल इनटू द बिजनेस, तो माय सेकंड एलिमेंट बिकेम कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? बिजनेसमैन ने अपने प्राइवेट पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाले एंड बिजनेस के अकाउंट में पैसे जमा किए, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आए, तो बैंक अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। बट ये बैंक में पैसा कौन दे रहा है? बिजनेसमैन दे रहा है। तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, इसलिए माय सेकंड एलिमेंट बिकेम कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा, अगर बैंक डेबिट है तो कैपिटल क्रेडिट है। मैंने ये आपको बहुत बार भी पहले समझाया कि कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिट, गेटिंग इट और नॉट? कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, राइट। एंड बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक, उसी प्रिंसिपल पे हम डेबिट कर रहे हैं। या मैं दूसरा लॉजिक भी कह सकता हूं, बैंक डेबिट है इसलिए कैपिटल क्रेडिट है, राइट। बट याद रखो कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल कभी डेबिट में नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? तो मेरे डेबिट क्रेडिट एलिमेंट्स एग्रीगेट हो गए, अमाउंट 40,000 है, तो मेरी 28 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, राइट, टू कैपिटल अकाउंट 40,000। नरेशन में लिखो बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट टू बिजनेस बैंक अकाउंट, प्राइवेट बैंक अकाउंट से बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसे आए, राइट। तो ये मेरी 28 तारीख की जर्नल एंट्री थी। 30 तारीख की जर्नल एंट्री में वो क्या कह रहे हैं? बॉट गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 एट 12% GST पेड बाय चेक। सिंपल ट्रांजैक्शन है, आपका होमवर्क है ये भी, राइट। तो 30 तारीख की ट्रांजैक्शन यू हैव टू डू एज होमवर्क। फिर से 30 तारीख को और एक ट्रांजैक्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शन है, उसे हम साथ में करते हैं। एक्सचेंज फर्नीचर ₹30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार ऑफ द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस। सिंपल ट्रांजैक्शन है ये भी, बट हमारे लिए नया है। क्या कह रहे हैं? आपने 30,000 रुपए का फर्नीचर दिया एंड उसके एक्सचेंज में मोटर कार खरीदी, मतलब फर्नीचर दे के उतनी ही सेम इक्वल वैल्यू की आप मोटर कार खरीद रहे हो, बार्टर हो रहा है। मेरे पास फर्नीचर पड़ा था, किसी वो बुला रहे ये फर्नीचर मुझे चाहिए, मुझे मोटर कार चाहिए, तो वो बोला मेरे पास अच्छी मोटर कार है, वो बोला कि फर्नीचर के बदले में मोटर कार लेके जाओ, मतलब मैंने अपना फर्नीचर दे के मोटर कार खरीदी, यस और नो। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है? फर्नीचर एक एलिमेंट है एंड मोटर कार एक एलिमेंट है। मैं फर्नीचर दे के मोटर कार खरीद रहा हूँ तो मोटर को फर्नीचर इज माय फर्स्ट एलिमेंट एंड मोटर कार इज माय सेकंड एलिमेंट, यस और नो, राइट। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो ये भी सिंपल है। मैं फर्नीचर दे के मोटर कार ले रहा हूँ तो फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर इज क्रेडिट एंड मोटर कार आ रहा है तो मोटर कार इज डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, सिंपल प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, यस और नो। फर्नीचर दे के मोटर कार खरीद रहा हूँ ऑफ सेम वैल्यू, यस और नो। 30,000 का फर्नीचर दिया, 30,000 का मोटर कार आ गया, तो फर्नीचर इज गोइंग आउट क्रेडिट, मोटर कार इज कमिंग इन डेबिट, राइट। या फर्नीचर क्रेडिट है इसलिए मोटर कार डेबिट है, कोई भी लॉजिक यूज करो सेम ही लगेगा, राइट। तो मेरे डेबिट क्रेडिट आइटम्स क्लियर है। तो मेरी 30 तारीख की यानी कि लास्ट जर्नल एंट्री बनेगी। मैंने क्या लिया या क्या डेबिट है? मोटर कार अकाउंट डेबिट 30,000 टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। नरेशन में लिखूंगा बीइंग एक्सचेंज आर फर्नीचर अगेंस्ट मोटर कार।
बीइंग एक्सचेंज आर फर्नीचर अगेंस्ट मोटर कार, फर्नीचर दे के मोटर कार खरीद ली, एक्सचेंज बार्टर हो रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारी 30 तारीख यानी कि लास्ट जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हुई। तो मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था कि कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, 8 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख एंड 30 तारीख। तो ये 4 ट्रांजैक्शन यू हैव टू डू ऑन योर ओन। नाउ वी आर अप्रोचिंग लास्ट 2 सम्स, राइट, या लास्ट 1 सम। कल हमारा लास्ट सम बनेगा जर्नल एंट्री का, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन ऑल्सो, राइट। आपके पास फैसिलिटी है कि अगर आपको डाउट है तो यू कैन गो बैक टू दैट लेक्चर एंड वो लेक्चर आप रिपीट करके देख सकते हो कि ये हमने लास्ट टाइम कैसे ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया था। इज इट क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करते हैं। कल हमारा जर्नल एंट्री का लास्ट लेक्चर होगा, राइट। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक, राइट। तो लास्ट लेक्चर होगा मतलब वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जर्नल एंट्री। सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी हमने सारे सॉल्व किए, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल भी हमने सारे सॉल्व किए, सिर्फ एक बचा है वो हम कल कंप्लीट करेंगे एंड फिर परसों के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू लेक्चर विथ अ न्यू चैप्टर, राइट। चलो, तो आज का लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं कल, राइट। कल हम सॉल्व करने वाले हैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा सॉल्व करने वाले हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 या अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। तो सब लोग उसका फॉर्मेट रेडी करो एंड मुझे लगता है कि वो काफ़ी आसान सम है, उसमें से एटलीस्ट 50% एंट्रीज आपको आनी चाहिए, 50% एंट्रीज, राइट। मे बी आपका पूरा सम भी हो सकता है, बट ट्राई टू सॉल्व जितनी जनरल एंट्री आपसे बनती है उतनी बन के रखो। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस की एंट्रीज है तो एटलीस्ट उतना तो देख के रखो, कैपिटल फाइंड आउट करके रखो, राइट। एंड फिर नीचे जितनी भी ट्रांजैक्शन दी उसमें से जो जो आप कर सकते हो उतनी करके रखो। अगेन उसमें से मैं कल सारी ट्रांजैक्शन को डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क होगी जो हमने पहले की हुई है। तो जो आपको आती है, जो हमने पहले एंट्रीज सीखी हुई है, दैट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व ऑन योर ओन। इज इट क्लियर? तो कल हम आने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 9 डिस्कस करेंगे एंड उसकी जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करेंगे, राइट। चलो, तो हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।